हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रवक्ता राजनीति शास्त्र के जो सब्जेक्ट है उसमें 2018 का जो पेपर है दोस्तों, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो 2018 का जो पेपर है इसका हमने एक भाग कर लिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन हमने उसमें अटेंड कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी उस क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप जो है इस क्लास को, अगर आपका कोई अदर सब्जेक्ट है तो इस क्लास को आप ज़रूर उन अभ्यर्थियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनका पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो आपका नागरिक शास्त्र विषय है, उन अभ्यर्थियों तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे यूके एसएससी और यूके पीएससी की सारी नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों, आपको आपके सब्जेक्ट की कंटिन्यू प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 51 जो है दोस्तों, निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, जो 2018 का पेपर है, इस 2018 में ये क्वेश्चन नंबर 51 आया था कि कालानुक्रमिक अनुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है नेहरू समिति रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसको कालक्रम के आधार पर, तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है नेहरू समिति रिपोर्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर नेहरू समिति रिपोर्ट है। और उसके बाद दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। और उसके बाद दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो है कालानुक्रमित अनुक्रम इसका है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राज्य सूची में किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 249। 249 जो अनुच्छेद है दोस्तों हमारे संविधान के अंतर्गत, ये अनुच्छेद दोस्तों राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन ये राज्य सूची की बात है दोस्तों, और विधि निर्माण की ये शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 249। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है और विशेष प्रावधान प्राप्त राज्य दिए गए हैं दोस्तों। अनुच्छेद जो 371 अनुच्छेद है, 371 का सी दोस्तों, ये दिया है इन्होंने अरुणाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह 371 सी दोस्तों जो है अनुच्छेद, जो 371 सी है, ये है दोस्तों किसके लिए? ये है दोस्तों मणिपुर राज्य के लिए। ठीक है, किसके लिए? विशेष प्रावधान प्राप्त राज्य कौन सा है? 371 सी प्राप्त जो राज्य है अनुच्छेद, वो है मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, बाकी 371 डी दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए बनाए हैं, 371 जी दोस्तों मिजोरम के लिए है, और 371 आई जो है वो गोवा के लिए है। तो बाकी तीन तो बिल्कुल सही हैं दोस्तों। 371 सी दोस्तों मणिपुर के लिए है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए इसलिए सही है दोस्तों क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। ठीक है, अदरवाइज ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। और 371 ए मैंने आपको 371 सी मैंने आपको बता दिया, ये मणिपुर से है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया? तो किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया था दोस्तों? लंदन सम्मेलन, टोक्यो सम्मेलन, या सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, या डम्बर्टन ऑस्क सम्मेलन? तो दोस्तों, ये जो अपनाया गया था 26 जनवरी 1945 में, ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 में अपनाया गया था, 1945
1905 में दोस्तों। तो कभी-कभी दोस्तों इसकी तिथि पूछी जाती है कि किस सम्मेलन जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है, वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1945 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 6 माह का, 12 माह का, 60 माह का या 24 माह का। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल केवल 12 माह का होता है। तो दोस्तों 12 माह का मतलब 1 वर्ष का हो जाता है दोस्तों ये। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा निम्न में से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों जो ब्रेटन वुड्स समझौता है इसके द्वारा जो एजेंसी की स्थापना की गई थी वो एजेंसी थी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो एजेंसी है, इसके इस समझौते को जो है ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस एजेंसी के द्वारा की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एजेंसी की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है? तो दोस्तों कौन सी एजेंसी गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो दोस्तों जो विश्व बैंक है दोस्तों, ये संयुक्त राज्य विश्व बैंक जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है वो गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर में सुधार पर केंद्रित है दोस्तों। ठीक है, कौन सा दोस्तों? विश्व बैंक। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो मार्शल योजना है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना था। तो मार्शल योजना जो बनाई गई थी दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में जो बर्बादी हुई थी दोस्तों, उससे यूरोप का पुनर्निर्माण करने का उद्देश्य मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य रहा था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था? तो दोस्तों सोवियत संघ के रोकथाम की जो अमेरिकी नीति थी, इससे संबंधित कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, एस्ट्राडा सिद्धांत या क्लिंटन सिद्धांत। तो दोस्तों कौन सा सिद्धांत ऐसा है? तो ये है दोस्तों आपका टू मैन सिद्धांत दोस्तों, टू मैन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, टू मैन सिद्धांत दोस्तों जो है ये सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित है दोस्तों। क्या है? टू मैन सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? तो भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक जो संबंध स्थापित किए थे दोस्तों, किस वर्ष किए थे? तो ये किए थे दोस्तों 1992 में। 1992 में दोस्तों भारत ने इजराइल के साथ अपने राजनीतिक संबंध जो है स्थापित किए थे। कब किए थे? 1992, 1992 में दोस्तों भारत ने इजराइल के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? तो शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए कौन सा साधन नहीं है दोस्तों? विभाजन की शासन नीति, या मध्यवर्ती राज्य, या उदारीकरण की नीति, या हस्तक्षेप। तो दोस्तों जो शक्ति संतुलन की जो स्थापना के लिए जो साधन नहीं है वो पूछा गया है दोस्तों। अब शक्ति संतुलन के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, विभाजन और शासन नीति जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा मध्यवर्ती राज्य ये भी जो है एक साधन के तौर पर कार्य करता है। लेकिन
अगर उदारीकरण की स्थिति आ जाए दोस्तों, उदारीकरण की नीति अप्लाई कर दी जाए, तो शक्ति संतुलन नहीं हो सकता। तो ये इसका एक साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका है हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप दोस्तों ये शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है। ठीक है, शक्ति संतुलन की स्थापना करनी है तो हस्तक्षेप भी जरूरी है, विभाजन की शासन नीति भी जरूरी है, और मध्यवर्ती राज्य का होना भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जरूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी अन्य तीनों सही है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि जॉन रॉल्स जो हैं इनका जो न्याय सिद्धांत है उसका भाग कौन सा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों जॉन रॉल्स के जो सिद्धांत हैं उसके अकॉर्डिंग समान स्वतंत्रता का सिद्धांत भी उसके अंतर्गत आता है, और भेदमूलक सिद्धांत भी जॉन रॉल्स के सिद्धांत का भाग है। इसके अलावा अवसर की उचित समानता का सिद्धांत भी जो है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का एक भाग रहा है, जबकि समान न्याय का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। समान न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का एक भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है। तो दोस्तों जो राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण जब किया तो उसमें आमंड आमंड ने अपना जो राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया था उसमें राजनीतिक व्यवस्था में किसको सम्मिलित नहीं किया है। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सम्मिलन की, तो यहाँ पर अगर महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था को इन्होंने अपने जो है राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित किया था। गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था को भी किया था। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था को भी इन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित किया था, जबकि साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था को इन्होंने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अदरवाइज दोस्तों अन्य की स्थिति में ये तीनों आंसर इसमें आमंड के सिद्धांत के अंतर्गत, वर्गीकरण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई है। तो दोस्तों लेनिन द्वारा जो लिखी बुक्स हैं वो हैं व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, व्हाट इज टू बी डन इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेनिन की जो बुक्स हैं दोस्तों वह हैं व्हाट इज टू बी डन, एक तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन के लेखक भी लेनिन हैं दोस्तों। और इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है दोस्तों, ये भी जो है लेनिन द्वारा लिखी गई बुक है। बट यहाँ पर जो है फिलॉसफी ऑफ मॉस्क्रिज्म दोस्तों ये जो है लेनिन की बुक नहीं है। तो दोस्तों आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, लेनिन की तीनों बुक का नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इनमें से भी कोई भी इन फ्यूचर आपके एग्जाम में आ सकता है। एक तो व्हाट इज टू बी डन है, और स्टेट एंड रिवॉल्यूशन है, और इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये तीनों दोस्तों लेनिन की बुक्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो कौन सी लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई ये पूछा गया है, तो वह है फिलोसफी ऑफ मॉस्क्रिज्म। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बजट प्रारूपों में कौन सा बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों जो बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों शून्य आधारित बजट प्रणाली होती है। इसके अलावा कार्य निष्पादन बजट प्रणाली भी होती है, बजटन प्रणाली। इसके अलावा दोस्तों योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली भी होती है। तो यहाँ पर जो नहीं होता है दोस्तों लाइन आइटम बजट प्रणाली नहीं होती है, और यहाँ पर उदाहरण कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ए शून्य आधारित बजट प्रणाली, कार्य निष्पादन बजटन प्रणाली और योजना कार्यक्रम बजटन प्रणाली, ये तीनों जो है बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण के उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर हैं, क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। तो दोस्तों ऐसा कौन विचारक है जिसने युद्ध को हितकर माना है और इससे जो है देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है, ये किसने माना है दोस्तों। ये माना है दोस्तों हीगेल ने। किसने माना है दोस्तों,
हीगेल ने कहा है दोस्तों कि जो युद्ध होते हैं वो लाभकारी होते हैं, हितकर माना है उन्होंने। और उनका कहना यह है कि इससे क्या हो जाता है कि देश के लोगों के अंदर आपसी प्रेम होता है और देश के प्रति भी प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की पुष्टि होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब भी युद्ध होते हैं तो उसमें क्या होता है, अपने देश को बचाने के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में देश प्रेम की भावना विकसित होती है देश के नागरिकों में। तो हीगेल ने ये बात कही थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, त्रुटि युक्त युग्म का पता लगाइए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर त्रुटि युक्ति की बात करें तो पहला नंबर जो है यही त्रुटि युक्त है दोस्तों। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो लिखी है दोस्तों, वो लिखी है रॉबर्ट ए, किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, रॉबर्ट ए डाहल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, रॉबर्ट ए डाहल के द्वारा दोस्तों ये मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस नामक बुक लिखी गई है। अदर देखें तो दोस्तों द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये जो है डेविड एप्टर ने ही लिखी है। द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक F.W. रिग्स से हैं। इसके अलावा मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के लेखक एलेन आर बाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन तो सही हैं बिल्कुल। फर्स्ट वाला रॉन्ग है दोस्तों, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, इसके लेखक दोस्तों रॉबर्ट ए डाहल हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चारों के चारों आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको आप यहाँ से हटा दीजिए दोस्तों। ठीक है, इससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे दोस्तों और आपको ये राइटर इनके ये जो है किन की ये रचनाएं हैं ये आपको भी याद हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है? तो किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक जनक कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है दोस्तों मॉन्टेस्क्यू को। किसको कहा जाता है? मॉन्टेस्क्यू दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बौद्धिक रूप से काफ़ी तेज माना जाता है और इनको अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपद्रव एवं प्रदर्शन प्रायः उदाहरण हैं। तो दोस्तों उपद्रव और प्रदर्शन किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है संस्थात्मक हित समूह के, या असमुदायात्मक हित समूह के, या समुदायात्मक हित समूह के, या अप्रतिमानित हित समूह के। तो उपद्रव एवं समर्थन दोस्तों जो जो उदाहरण है वो किसके हैं दोस्तों? ये हैं अप्रतिमाहित हित समूह के। ठीक है दोस्तों, अप्रतिमानित हित समूह के उदाहरण है उपद्रव एवं प्रदर्शन करना। तो ये बुरी आदत है और इसको अप्रतिमानित कहा जाता है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, बाकी संस्थात्मक हित समूह ये तो जो है अच्छा कार्य है। उसके अलावा जो है असमुदायात्मक हित समूह और समुदायात्मक हित समूह, ये तीनों जो है उपद्रव और प्रदर्शन के उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, अप्रतिमानित हित समूह के उदाहरण है उपद्रव और प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर खुदीराम बोस जो है जज किंग्सफोर्ड से, ये बिल्कुल सही है। और बारेंद्र कुमार घोष ढाका षड्यंत्र अभियोग। तो दोस्तों जो ढाका षड्यंत्र अभियोग है दोस्तों, ये पुलिन बिहारी दास से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये है पुलिन बिहारी दास। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, पुलिन बिहारी दास। ठीक है दोस्तों, पुलिन बिहारी दास से संबंधित है ढाका षड्यंत्र अभियोग। और उसके अलावा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ये तारकनाथ दास से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उसके युगांतर सर्कुलर, ये जो है लाला हरदयाल से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ढाका षड्यंत्र अभियोग जो था ये पुलिन बिहारी दास से संबंधित था। और ये जो है 1877 से 1949 तक जो है ये पुलिन बिहारी दास जो है भारत के महान स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी रहे थे। ठीक है, तो इनके जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के दौरान ये घटना हुई थी, तो उसी समय जो है ढाका षड्यंत्र अभियोग भी चला था दोस्तों। ठीक है, तो ये पुलिन बिहारी दास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है।
यहाँ बारेंद्र कुमार घोष दे रखा है दोस्तों, तो ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य दोस्तों इस खुदीराम बोस जज किंग्सफोर्ड से संबंधित हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका दोस्तों ये तारक दास से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और युगांतर सर्कुलर भी दोस्तों लाला हरदयाल से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जो भी घटनाएं, ये राजनीतिक जो घटनाएं हुई हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ रहे हैं, और राजनीति जो बुक्स छपी हुई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इनको आप जरूर तैयारी करते रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों संविधान सभा थी, उसके सदस्य कौन नहीं था, ये पूछा गया है। तो अगर इसमें से हम बात करें दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, इसके अलावा जैसे के एम मुंशी, के एम मुंशी भी दोस्तों, ये भी दोस्तों संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें जे बी कृपलानी, तो ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। जयप्रकाश नारायण दोस्तों इसके सदस्य नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे जयप्रकाश नारायण। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, के एम मुंशी भी थे, और जे बी कृपलानी भी इसके सदस्य रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रता किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 19 में निहित जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, वो जो है आपके युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण, ठीक है, आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती है दोस्तों। अगर जो मौलिक जो स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों हमारे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, वो अगर कहीं से युद्ध और बाह्य आक्रमण हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको स्थगित कर दिया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना में सही है? वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, उसको अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। तो यही भारत के प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है दोस्तों, उसमें जो है अपने हिसाब से लोगों का चयन करने का पूर्ण स्वतंत्रता होती है प्रधानमंत्री को, जो उनके मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रिमंडल के अंतर्गत अच्छे मंत्री के रूप में कार्य कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव के पारित किए जाने का नियम निम्न दशा में लागू किया जाता है। तो दोस्तों अगर 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव को पारित करने की जो बात कही जाती है, वो किसके उसमें, ये भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की स्थिति के लिए होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात कही गई दोस्तों 2/3, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर टोटल 100 लोगों की जो है कमेटी है, तो उसमें से कम दोस्तों 66 लोगों का जो है इसमें बहुमत होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटों की जो अधिकतम संख्या है दोस्तों, वो है आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सबसे अधिक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अब सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। अगर हम इसमें बात करें तो हम सीधे सही कथन की चर्चा करते हैं दोस्तों, कि राज्य का जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। तो दोस्तों राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? तो कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला बाल विकास, जैव सांख्यिकी, उसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु पंजीकरण भी, और तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। तो कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है दोस्तों? वो है दोस्तों आपका जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी होता है। तो दोस्तों ये जो है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा, ये तीनों के तीनों दोस्तों 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों दोनों के अधिकार क्षेत्र में उच्च हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जो उनके अथॉरिटी के अंतर्गत आता है दोस्तों, वो क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य विवाद करना, या मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण करना, या दो राज्यों के मध्य विवाद कराना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? वह है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। दोस्तों कॉमन सी बात है कि जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, वो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संरक्षण करते हुए ही डिसीजन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रिया का तात्पर्य उस शक्ति से है। तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है, किस शक्ति से है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका वह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रिया है दोस्तों, इसके द्वारा विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस पेपर का आप लेवल समझ रहे होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रकार ही के क्वेश्चनों को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस एग्जाम में देनी है दोस्तों। ठीक है, तो अपनी तैयारी को उसी लेवल के अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन जो है मॉडरेट क्वेश्चन भी हैं और हाई क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, और दो चार क्वेश्चन ऐसे भी जो बहुत आसान क्वेश्चन भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको मॉडरेट टू हाई अपनी प्रिपरेशन को करना है, मॉडरेट टू टफ रखना है, जिससे आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को अटेंड करके 100 में से कम जो है 75 के अप्रॉक्सीमेट स्कोर कर सकें दोस्तों। ठीक है, 70 टू 80 स्कोर करने पर सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थी, उनकी शहादत का स्थान इंगित कीजिए। तो दोस्तों जो बेलमती चौहान और हंसा धनाई दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी जो रही हैं, तो ये इनकी शहादत किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी मसूरी में। ठीक है दोस्तों, मसूरी कांड के अंदर का दोस्तों बेलमती चौहान और हंसा धनाई शहीद हुई थी। तो इनकी शहादत का स्थान कौन सा होगा दोस्तों? मसूरी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप प्रवक्ता राजनीति के अंतर्गत अपनी तैयारी करते हो तो उत्तराखंड से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी होंगी। तो उत्तराखंड की क्लास भी आप हमारी जो चैनल के माध्यम से लगातार कराई जा रही हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के आंदोलन और उत्तराखंड राज्य निर्माण क्रांतिकारियों के नाम और इन चीज़ों को आप ज़रूर क्लास में अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आपको लगातार क्लास जो है उत्तराखंड वाली क्लास को डेली जो है वॉच करते रहना चाहिए, जिससे आपको उत्तराखंड की नॉलेज भी बनी रहेगी और साथ ही आपका ये एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों जो शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति की यहाँ पर बात की गई है, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? शक्ति संबंधात्मक होती है, या शक्ति एक पक्षीय होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, शक्ति स्थितिजन्य होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो शक्ति जो है दोस्तों एक पक्षीय होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो विशेषता नहीं है पूछा गया है।
तो शक्ति दोस्तों एक पक्षी कभी भी नहीं हो सकता। शक्ति जो है संबंधात्मक होता है दोस्तों। अगर जब एक दूसरे के साथ संबंध होंगे तो शक्ति बढ़ती है दोस्तों। शक्ति द्विपक्षीय होती है, ठीक है ना। इसमें दो या दो से अधिक पक्षों के बीच कंपेयर करके उसका शक्ति का निर्धारण किया जाता है। और शक्ति दोस्तों स्थितिजन्य भी होती है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, क्योंकि यहाँ कहा गया है शक्ति एक पक्षीय होती है, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? तो जॉन ऑस्टिक, रूसो, लॉर्ड ब्राइट या गिलक्राइस्ट, ठीक है दोस्तों। कौन इसमें से लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका जॉन ऑस्टिन, ठीक है। तो दोस्तों जॉन ऑस्टिन जो है ये लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है। बाकी रूसो जो है, लॉर्ड ब्राइस हो गया और गिलक्राइस्ट हो गया दोस्तों, ये तीनों दोस्तों लौकिक संप्रभुता के समर्थक रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों जो मनुस्मृति है इसके कितने अध्याय हैं? 10, 11, 12 या 15? तो दोस्तों मनुस्मृति में टोटल कितने अध्याय हैं? टोटल 12 अध्याय हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें 12 अध्याय हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? महात्मा गांधी, जिन्ना, मोहम्मद इकबाल या V.R. अम्बेडकर? तो दोस्तों थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक बुक जो लिखी थी वो लिखी थी V.R. अम्बेडकर ने, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जो जो राज्य के जो मंत्रिमंडल होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये की जाती है दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्य के जो मुख्यमंत्री होगा दोस्तों उनके द्वारा ही राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों जो भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों न्यायिक पहल के द्वारा। किसके द्वारा? जनहित याचिका की बात जो रखी गई थी दोस्तों, जनहित याचिका कब ली जाती है? जब किसी व्यक्ति को जो है न्याय की जरूरत होती है। तो न्यायिक पहल के द्वारा दोस्तों जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी W.C. बनर्जी के द्वारा। तो W.C. बनर्जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? तो दोस्तों जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है दोस्तों आपका उत्तरकाशी। क्योंकि उत्तरकाशी में दोस्तों क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, जंगल हैं ज़्यादा, तो इसलिए जो है उत्तरकाशी में जनसंख्या कम है। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। इसलिए उत्तरकाशी का जो जनसंख्या घनत्व होगा दोस्तों वो कम हो जाएगा। क्योंकि जिस क्षेत्र की का क्षेत्रफल अधिक हो और वहाँ लोग कम रह रहे हों तो वहाँ का जन घनत्व जो है कम होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या घनत्व का निर्धारण क्षेत्रफल के हिसाब से होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता को महत्व नहीं दिया गया है दोस्तों, ठीक है। बाकी संसदात्मक शासन भारतीय संविधान की विशेषता है। मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और लिखित संविधान भी बनाया गया है। लेकिन दोहरी नागरिकता जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है इकबाल नारायण, रजनी कोठारी,
मॉरिस जोन्स या डी बसु। तो दोस्तों कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स जो बुक लिखी है, इसके लेखक हैं दोस्तों रजनी कोठारी। कौन है दोस्तों? रजनी कोठारी की बुक है दोस्तों ये, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद दोस्तों विधानसभा के प्रति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों, क्योंकि राज्य जो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों विधानसभा के जो कार्य, विधानसभा के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उनके प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो राज्य मंत्रिपरिषद की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में आपको भारतीय संविधान से संबंधित और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप होते हैं भारत के अंतर्गत, उन सभी चीज़ों को आपको प्रत्येक राज्य और केंद्र दोनों के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों भारतीय संसद की जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, भारतीय संसद जो है, संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है उसको किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन। तो दोस्तों ये जो समवर्ती सूची है दोस्तों ये लिया गया है कहाँ से? ये लिया गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों समवर्ती सूची को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप इसमें स्टडी कर सकते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी लिया गया है दोस्तों हमारे संविधान के अंतर्गत, और ब्रिटेन से भी लिया गया है दोस्तों। आप किससे क्या लिए गए हैं दोस्तों, इनको आप जरूर स्टडी कर लीजिएगा। तो चारों के चारों कंट्रीज से दोस्तों भारतीय संविधान में कुछ न कुछ आउटपुट लिया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों? ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है दोस्तों पंचायती राज प्रणाली। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण पर डिपेंड करती है पंचायती राज प्रणाली। दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन दिख रहे हैं वो 11th 12th के एनसीईआरटी की बुक से हैं। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को बिल्कुल डीप स्टडी जरूर कर लीजिएगा 11th 12th की। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप 9th 10th में भी जितना भी सिविक्स वाला पोर्शन है दोस्तों उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, उसको स्टडी आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कहीं एक्स्ट्रा कुछ इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको दोस्तों अपना एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, साथ ही ग्रेजुएशन की पॉलिटिक्स और साथ ही दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को भी कवर हल्के से कर लीजिएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन आपको दोस्तों 11th 12th के एनसीईआरटी से देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक से ही मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कानूनी संप्रभुता का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों वो किया था ऑस्टिन ने। किसने किया था? ऑस्टिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीतिक सामाजिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक निरंतर प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती है, यह एक प्राचीन धारणा है, उपरोक्त तो सभी। तो दोस्तों अगर राजनीतिक सामाजिकरण की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सामाजिकरण जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलते रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारक ने महिला अधिकार का प्रबल समर्थन किया था? तो दोस्तों कौन सा विचारक हैं जिन्होंने महिला अधिकारों के बारे में सोचा था और उनका प्रबल समर्थन किया था? ऑप्शन है अरस्तु, लेनिन, जेरेमी बेंथम या जे एस मिल। तो दोस्तों जो महिला मताधिकार का जो प्रबल समर्थन किया गया था वो किया गया था जे एस मिल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जे एस मिल के द्वारा दोस्तों
महिला मताधिकार को महत्व दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है? तो दोस्तों स्वतंत्रता को अति शासन का विलोम किसने कहा था? ये ऑप्शन है लास्की, बारकर, गार्नर और सीले। तो दोस्तों जो स्वतंत्रता अति शासन का विलोम माना था, वो माना था दोस्तों सीले ने। किसने माना था? सीले ने। तो सीले ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड से कितने सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड में कितने सांसद जो है लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन है 5, 4, 6 या 7। तो उत्तराखंड के अंतर्गत दोस्तों टोटल 5 सांसद जो होते हैं लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड की क्लास के अंतर्गत हमारा लोकसभा सांसद और इससे संबंधित क्लास भी आएगी, आप उसको हमारे प्ले लिस्ट में जाके जरूर वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो दोस्तों कौटिल्य ने राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कौन सा सिद्धांत था? ऑप्शन है न्याय का सिद्धांत, सप्तांग का सिद्धांत, दैवी सिद्धांत या दंड का सिद्धांत। तो दोस्तों जो कौटिल्य ने जो सिद्धांत राज्य के लिए जो सिद्धांत दिया था, वो दिया था सप्तांग सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास, जिसके अंतर्गत हमने 2018 के पेपर को कम्प्लीटली यहाँ पर सॉल्व किया है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। जहाँ पर कोई कथन और इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं, वहाँ पर हमने आपको सही आंसरों को भी पूरा कंप्लीट बताया है। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे द्वारा दी गई क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर हमारी क्लासेस को लगातार वॉच करना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत आप हमारे प्ले लिस्ट में जो है यहाँ पर दोस्तों ज्वाइन का ऑप्शन आपके पास सब्सक्राइब के बगल में आएगा, जिसमें आप जो है गुड, वेरी गुड और एक्सलेंट में से किसी भी एक प्रकार की जो है जो है मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन और लगातार हमारे द्वारा जो डिटेल क्लासेस मिलेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। बहुत कम कॉस्ट में यहाँ पर रखी गई है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों आपको यूट्यूब पर भी हमारे क्लासेस लगातार देखने को मिलती रहेंगी। तो बेहतरीन क्लास के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और आपके ऊपर आपको जो है कोई पेड कोर्स के तौर पर हम यहाँ पे अन्य क्लासेस नहीं चलाने वाले हैं। इसी के अंतर्गत आपको हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, पूरा प्रयास रखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करके मेंबरशिप अवश्य ले लेंगे, और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।